तो दोस्तों, अब यहां पर जो है कानून की एंट्री होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं। अब आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से कानून जो है बनाए गए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं। लगभग अगर हम गिनने पे आए तो लगभग 50 के करीब इस तरीके से कानून बने हैं जो महिला स्पेसिफिक है, जो महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के जो उनको सुविधाएं देने के लिए, महिलाओं को सबल बनाने के लिए, महिलाओं को एक पुरुषों के बराबर खड़ा करने के लिए। जैसा कि कहते हैं कि वो पुरुषों के बराबर नहीं है, पुरुष ज़्यादा उसको सुविधाएं मिली हैं, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। ये सारी जो मेंटालिटियां, जो शब्द गढ़े गए हैं, वो शब्दों के हिसाब से दोस्तों महिलाओं के लिए कानून बनाए गए कि किसी तरीके से, जो हमारा भारत का संविधान भी कहता है कि महिलाओं को जो है, जो समाज का कमजोर वर्ग है, ठीक है मैं मानता हूँ था, एक टाइम पे था। आज की डेट में जो कानून बनाए गए हैं, अब वो कानून की एंट्री कैसे वो पत्नी लेकर आती है। रोज के झगड़े, रोज की कलह, वो बात पे अब उसको जो है पति को, वो चाहती कि उसका पति उसको पूरा उसके फेवर में बात करे। उधर से माँ बाप भी चाहते हैं कि पूरा नहीं तो कुछ तो उसके फेवर में बात करें, काफी हद तक वो बात करें हमारे फेवर में, पत्नी के कहे पे ज्यादा ना जाए, पत्नी को वो कंट्रोल करें। अब लड़का क्या करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये भी भरा जाता है एक तरफ से, माँ बाप की तरफ से या समाज की तरफ से, तुझे आगे की जिंदगी अपनी पत्नी के साथ ही काटनी है, अपने परिवार को चलाना है, तो उसके दिमाग में वो प्रेशर होता है। दूसरा, उसकी रेपुटेशन का भी सवाल होता है, उसके समाज में, उसके दो नाते रिश्तेदार, उसके जो दोस्त यार होते हैं, और जहां वो काम करता है, उन जिनके बीच वो उठता बैठता है, वहां पे भी वो सबके देखता है। तो उसको लगता है अगर वो पत्नी को साथ नहीं रखेगा, नहीं करेगा, उसके साथ उठे बैठे, तो उसकी रेपुटेशन, उसका जो एक सोशल जो उसका स्टेटस बना, उसमें भी डेंट पड़ेगा, उसकी इज्जत पे फर्क आएगा, उसकी रेपुटेशन खराब होगी। ये चीजें आती, तो वो कहीं ना कहीं वो दबना शुरू करता है, और वो अपनी भावनाओं को दबाना, वो पत्नी की तरफ से भी सॉफ्ट होता है, माँ बाप की तरफ से भी सॉफ्ट होता है। अब वो होते होते अपने अंदर का गुस्सा अपने अंदर ही रखता है, वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकालता, और जब वो निकालता है तो वो लड़ाई झगड़ा में बदलता है। और जब वो लड़ाई झगड़ा इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, तो उसमें वहां पे कानून की एंट्री पत्नी लेकर आती है, उसके माँ बाप। अब ऐसे कानून ऐसे अकेला नहीं आता, पहले जो पत्नी है, उसकी जो महिला है, जो स्त्री है, उसके माँ बाप, उसके घर वालों की एंट्री होती है, और वो घर वाले जो है उस लड़के से भी बात करते हैं, और वो अपनी बट नेचुरल है, माँ बाप तो अपनी लड़की के ही फेवर में बात करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी तरीके से जो है उनके जो दामाद का जो सारा एक्शन है, जो दामाद की सारी सोच है, वो उनकी बेटी के ही हित में हो। बट नेचुरल है, वो ऐसा ही चाहेंगे। लेकिन कई बार उसमें क्या करते हैं, वो लड़की को ऐसी बातें बता देते हैं कि बेटी तू चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम परेशान ना होना, और हम समझाएंगे। और दामाद को समझाने में, आप अपने माँ बाप के लिए ऐसा करते हो, आप अपने ऐसे बोलते हो, उसके सामने ऐसी बेइज्जत करते हो, लड़की को आप दबाते हो, ऐसी सारी चीज़ें सामने आने। जबकि लड़का कहता है ऐसा नहीं है, मैं इसको समझाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है मेरी बात। वो जो है हाइपर हो जाती है, मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन, वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वहाँ नहीं सुनी जाती, उसको नहीं समझा जाता। ना उसके घर वाले समझते हैं, उसके खुद के माँ बाप नहीं समझते, ना उसके ससुराल वाले समझते हैं, यानी कि उसके जो सास ससुर हैं वो भी नहीं समझते, उसके जो साले सालियाँ हैं वो भी नहीं समझते। वो उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि तुम अलग हो जाओ, या पत्नी भी कहती है हम अलग रहेंगे, हम अब सास ससुर के साथ नहीं रहे। अब ये एक और प्रेशर अलग रहने का, नहीं रहोगे तो वो होती पत्नी अपने घर मायके में जाके बैठ जाती है। अक्सर ये देखा गया, मायके में जाके चली जाती है, मायके में चली जाती है। जिस समय अब लड़के को सबसे ज्यादा जरूरत है एक साथी की, जो उसकी जो आत्मा की साथी है, उसकी जो जीवन संगिनी है, उसकी जरूरत है वहां पर, लेकिन लड़के की साथी वो नहीं रहती। वो कोशिश करता है मनाने की,
समझाने, कभी कभी डर भी दिखाता है, थोड़ा सा वो डांटता है, डपटता है, और क्या करे, लेकिन वो उसके प्रयास विफल हो रहे होते हैं जब, तब वहाँ पे लड़की कहती है कि नहीं, अगर तुम अलग नहीं होगे माँ बाप से तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। और वो धीरे धीरे वो प्रेशर बनता है, फिर धीरे धीरे उसके ससुराल वाले भी उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि नहीं, हम आपके खिलाफ मुकदमे करेंगे, अब हमको अलग होना है, नहीं तो हमें खर्चा दो। अब कानून यहाँ पे एंट्री करता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा खर्चा, सबसे ज़्यादा जो कानून का सबसे बुरी मार पड़ती है वो खर्चे पे पड़ती है। और कानून ऐसे हैं जो कानून में, अब आपको मैं अगर कानून की बात बताऊं तो जो अदालतें हैं, जो कानून है, जो न्याय व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो पुरुष को ही, यानी लड़के को ही दोषी मानते हुए कार्रवाई करता है अगर कानून तक चीज़ें पहुंचती हैं, कानून के दरवाजे पे चीज़ें जाने लग जाती हैं। अगर लड़का अपने माँ बाप से अलग ना होने की बात करता है कि नहीं, मैं किसी भी सूरत में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, तो वहाँ पर, और लड़की भी अगर हठ धर्मिता में आ जाती है कि महिला जो है, पत्नी है उसकी, जो हठ धर्मिता में आ जाती है, जिद में आ जाती है कि नहीं, या तो अलग हो, या उन्हें छोड़ो, या मुझे छोड़ो। अब मुझे छोड़ो की शर्तें जो होती हैं वो बहुत ही कठिन शर्तें होती हैं और बहुत ही विकराल रूप वाली शर्तें होती हैं, जो लड़के के मन मस्तिष्क पे इतना गहरा और दुष्प्रभाव डालती, इतना गहरा दुष्प्रभाव डालती है कि लड़का जो है उसको सारी दुनिया अपनी दुश्मन लगने लग जाती है। कोई उसका साथ नहीं होता है, कोई उसको सलाह देने वाला नहीं होता, कोई उसके कंधे पे हाथ रख के उसको हिम्मत देने वाला नहीं होता उस समय, और उसको लगता है उसके लिए दुनिया खत्म सी हो गई, क्योंकि वो मना के थक चुका होता है। किसी तरीके से अगर वो ये कोशिश भी करता है कि कहीं चलो हम बीच बचाव का रास्ता ढूंढ लें, वो अपने कोई उसको साथ मिल भी जाता है, तो वो अगर वो मनोबल की कोशिश करता है पत्नी से कि चलो जो हुआ, ख़त्म करो बात को, अपना आ जाओ, रहने लग जाओ, इन चीज़ों को हम दोबारा जो है कोशिश करेंगे कि ना होए, वो गलती ना हो तो वह भी गलती मानना शुरू कर देता है कि किसी तरीके से उसका परिवार बन जाए। क्यों? क्योंकि एक तो परिवार का प्रेशर, एक समाज का प्रेशर, एक उसके अपने खानदान नाते रिश्तेदारों का प्रेशर कि कहीं अगर वो किसी फैमिली फंक्शन में जाएगा, उसकी पत्नी साथ में नहीं होगी, तो लोग उसको किस निगाह से देखें। क्योंकि हमारा समाज दोस्तों बहुत ही इन चीज़ों पे अडिग होता है। हमारा समाज एक लड़के को उस नज़र से देखता है कि वो एक फैमिली मैन होना चाहिए, वो एक मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबके ऊपर जो है उसका हाथ होना चाहिए और सब उससे जुड़े हुए होने चाहिए। अगर वो जुड़े हुआ कोई नहीं होता उससे, तो उसको अच्छा इंसान नहीं मानते हमारा समाज, और यहाँ तक कि अपने नाते रिश्तेदार भी जो है ऐसा नहीं मानते, और ये बड़ी समस्या होती है उस लड़के के साथ, और ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है, और इसी बात को रखते हुए वो ये सोचता है कि अगर पत्नी नहीं रही और ये कोर्ट कचहरी थाना ये सब शुरू हो गया, तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, उसकी नौकरी में वो कैसे काम कर पाएगा, उसके जो सपने होते हैं कि वो आगे बढ़े, उसकी नौकरी में उसको प्रमोशन मिले या उसका काम बढ़ा, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस आगे बढ़े, वो आगे चल के इतना कमाए, अपने परिवार को इतनी ज़्यादा सुविधाएं दे, घुमाए फिराए, देश विदेश घुमाए, ये सारे, उसके बच्चों को ऐसे पाले, बच्चों को ऐसी लाइफ दे कि वो बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, तो वो अपने काम में आगे बढ़ना चाहता। और ख़ास तौर से अगर वो टैलेंटेड हुआ, अगर वो ऐसा लड़का हुआ कि जिसने जो अपने काम से सबको खुश कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, तरक्की पे तरक्की कर सकता है, वो उसके अंदर वो टैलेंट है, उसके अंदर वो हुनर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है दोस्तों ऐसी बातों से। और बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है ये चीज़ों को बियर अप करना, वो दिमाग में उसको साथ में लेके चलना, और वो अपने आसपास एक ऐसा उस अपने दिमाग में उसके भारीपन सा आ जाता है उसके दिमाग में कि उसको लगता है कि अब कोई रास्ता उसके सामने बच नहीं रहा। और अगर वो कानून का खेल शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले जब लड़की जाती है, एक वकील के पास जाती है, कानून के पास जाती है, या वकील से सलाह लेते, उसके घर वाले उसको दिलाते हैं, तो वकील, हमारी जो कानून व्यवस्था है दोस्तों, मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं खुद एक लॉ का मैं चाहता हूँ कि मैं लॉ, हमारा जो कानून है वो अच्छे से चले, लोगों को सुविधाएं मिले,
मैं बहुत इज्जत करता हूँ कानून की, बहुत मैं नियम को मानने वाला, लेकिन हमारे लॉ में दोस्तों, हमारे जो लॉ व्यवस्था है उसमें भी बहुत बहुत खामियां, बहुत लूप होल्स है। अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत से वकील ऐसे हैं या बहुत से जो लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो गलत सलाह देना शुरू कर देते हैं लड़की को, और वो कानूनों का खेल और ऐसा जाल बुनते हैं कि लड़के के चारों ओर, अब वो लड़के के साथ साथ लड़के के परिवार, लड़के के माता पिता, लड़के के भाई बहन, लड़के के यहाँ तक कि जो दूसरे रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ, कई बार उनको फंसाना शुरू करते हैं दोस्तों। और ऐसे ऐसे लॉज बने हुए जैसे 498A, पति या पति के परिवार वालों के द्वारा उत्पीड़न किया जाना, दहेज के लिए प्रताड़ना करना, मारपीट करना, घरेलू हिंसा करना, गाली गलौज करना, गुजारा भत्ता ना देना, बहुत सारे ऐसे कानून, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं दोस्तों कि अब मैं बोलते हुए भी हमको मतलब जो कई बार शर्म आ जाए, ऐसे कानून लगा देते हैं, ऐसी धाराएं लगवा देते हैं वो, जैसे धारा 377 अब अननेचुरल सेक्स, जैसा कि अभी पीछे अतुल सुभाष जिसने अभी सुसाइड किया, जिसने उसने अपने वीडियो में बताया 377 धाराएं लगवा, 370 की धारा लगा देते हैं, अननेचुरल सेक्स की धारा, जो एक पति और पत्नी के बीच का अंतरंग मामला उसको भी ये लगवा देते हैं, और ऐसा लगवा देते हैं कि जिसमें कानून जो कोर्ट है, कोर्टें भी कई बार दोषी ही मानते हुए चलती हैं और आगे अपनी प्रोसीडिंग करती हैं। ये बड़ी समस्या उसके साथ हो जाती है। और होता क्या है, कानून ने ऐसी सुविधा दी है लड़की को कि लड़की जहां रह रही है, जिस स्थान पर रह रही है, उसी स्थान पर वो फाइल कर सकती है वो केसेस। और लड़के को अगर लड़का 500 किलोमीटर दूर है, 700 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है उस जगह से, तो वो उसको बार बार तारीखों पे आना जाना करना पड़ता है, जो कि अतुल सुभाष ने भी अपने केस में डिस्कस किया है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं यहाँ पे एक केस डिस्कस करना चाहूँगा। अभी करीब 2018 में, आज से 5-6 साल पहले आप लोगों ने बहुत सुना, बहुत चर्चा में आया था केस। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का एक केस था, उसमें जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर के साथ ये मामला हुआ था। मैं नाम लेना चाहूँगा सुरेंद्र दास जी का, मरहूम सुरेंद्र दास जी, उनका, वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे। आईपीएस ऑफिसर की उनकी नई शादी, सीनियर तो नहीं कहूँगा लेकिन आईपीएस ऑफिसर थे और एक अच्छी रैंक पर थे, और एसपी रैंक पर थे वो। और उनके साथ केस हुआ था, उनकी पत्नी के साथ केस हुआ। उनकी पत्नी डॉक्टर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी पत्नी जो डॉक्टर थी, उनके जो ससुराल वाले थे, उनके जो ससुर थे वो भी एक डॉक्टर थे और सरकारी मतलब सरकारी नौकरी में थे और काफ़ी सीनियर रैंक पर थे। तो उनके साथ ये प्रेशर था। और एक दिन पता चला कि जो आईपीएस सुरेंद्र दास जी थे, एसपी साहब थे, उन्होंने जो है जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली थी। और कारण बताया गया था, उनका सुसाइड नोट भी था, लेकिन हालांकि इस बात में जो है काफ़ी विवाद है कि सुसाइड नोट था कि नहीं था। ये चीज़ पहले तो शुरुआत में ये बात आती रही कि सुसाइड नोट था, जिसमें उन्होंने नाम लिया था अपनी पत्नी का और अपने ससुराल वालों का कि कुछ प्रेशर थे उनकी तरफ से जिसको वो बियर अप नहीं कर पा रहे थे। और उनके, जैसे कि उनके भाई ने बताया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर के साथ भी था। और बाद में तो 2-2.5 महीने जांच होने के बाद, जब उनके सुसाइड के बाद ये जांच हुई थी कि ये पाया गया था, ऐसा बताते हैं कि जो पुलिस वालों ने जो है ये केस क्लोज किया ये कहते हुए कि वो सामंजस्य, जो तालमेल है अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ और अपनी ससुराल के साथ, वो नहीं बैठा पाए। और उस सामंजस्य को ना बैठा पाने के कारण उनके मानसिक प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये कह के ये मामला ख़त्म हो गया था, रफा दफा हो गया था। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, केवल इतनी सी बात थी? वो सामंजस्य क्यों नहीं बैठा पा रहे थे? क्या इस बात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस बात का वहां पे विश्लेषण नहीं होना चाहिए था? समाज में, सामाजिक लोगों में इस बात का विश्लेषण नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद एक कानून के जानकार थे, वो जानते थे कि कानून किस तरीके से चलता है। क्या ये आशंका नहीं उठती है यहाँ पर कि उनको पता था कि कोर्टें कैसे काम करती हैं, अदालतें कैसे काम करती हैं?
निचली अदालतें कैसे काम करती हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे किस तरीके से ट्रायल चलते हैं, पति और पत्नी के संबंधों की वहाँ पे कैसे बखिया उधेड़ी जाती है, किस तरीके से वहाँ पे बातें चलती हैं, उनको भी किस तरीके से करना पड़ेगा। वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी एक रैंक थी, एक अच्छी रैंक थी, उनकी क्या रेपुटेशन रही होगी, ठीक है, और उनके मातहतों के बीच में क्या मैसेज जाएगा, तो क्या प्रेशर, कितना प्रेशर के अंदर वो रहे होंगे। और दोस्तों ये बात भी निकल के आई थी, उन्होंने एकदम से जो है ये कदम नहीं उठाया था, उससे पहले वो इंटरनेट पे सर्च करते थे आसान तरीके क्या क्या हैं आत्महत्या करने के। दोस्तों सोचिए कि व्यक्ति किस हद तक मानसिक रूप से उत्पीड़ित रहा होगा, प्रताड़ित रहा होगा कि वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है आत्महत्या करने के ऐसे तरीके जो आसानी से हो जाए, आसान हो जाए। मतलब वो एक तरीके से डिसाइड कर चुके थे कि अब हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा चारा बचा नहीं। तो ये पुरुष की जो मानसिकता, अब यहाँ पे कौन उनके साथ था, वो तो आईपीएस थे, कानून भी जानते थे, सब कुछ जानते थे, वो चाहते तो क्या कर नहीं सकते थे। उनको भी सब पता था कि काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, क्या उनको नहीं पता था। लेकिन वो इस चीज का मखौल नहीं बनने देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी चीज है। और दोस्तों यही प्रॉब्लम है हमारे भारतीय समाज में, जब किसी पुरुष या पुरुष के परिवार के ऊपर इस तरह के कानूनी एलिगेशंस लगते हैं, 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 125 सीआरपीसी और दहेज प्रताड़ना और इस तरह के जो और भी केसेस है, जो रेप, अननेचुरल सेक्स, इस तरह के जो धाराएं लगाई जाती हैं, तो लोग नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कानून में जाएं और सड़क पे ये सब बातें आए और सड़क पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो, क्योंकि कानून तो जिस रफ्तार से चलता है, कानून जैसे चलता है वो ये दिखाता है। हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, इस तरह के केसेस को जो चलाने का जो जजों का नज़रिया है, जो अधिवक्ताओं का नज़रिया है, वो बिल्कुल ही पुरुष विरोधी है, वो बिल्कुल ही जो है एक तरीके से परिवार विरोधी है। वो नहीं चाहता कि परिवार बने, पुरुष बने, वो इस तरीके की प्रोसीडिंग चलाता है और बड़ी छिछालेदर होती है दोस्तों कानून के अंदर। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये पुरुष को अंदर तक हिला देती हैं, अंदर तक उसको कचोड़ देती हैं, और इतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर पड़ जाता है, उसको वहाँ पे कोई साथ नहीं देता, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, ना कोई सोचना चाहता। उनको तो ये लगता है मर्द जो होता है, जो पुरुष होता है, वो बलशाली होता है, वो दिल दिमाग सबसे जो मजबूत होता है, और ये चीजें कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। लेकिन दोस्तों भूल जाते हैं लोग, समाज हमारा भूल जाता है, कानून हमारा भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर, उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है, उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है, उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, वही खून उसके रगों में भी बह रहा है, उसकी भी इच्छाएं होती हैं, एक मानसिकता होती है। वो भी चाहता है उसका परिवार बने, वो भी चाहता है कि और लोगों की तरह खुशहाल वो जिंदगी जिए, वो तरक्की करे, आगे बढ़े, वो चाहता अपने मन की बात करना। लेकिन बचपन से लेकर उसको पूरा शादी होने तक, उसके बाद तक उसको किस तरीके से प्रेशर में डाला जाता है, जो कोई भी उसके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहता ना, क्योंकि परिवार, घर वाले, माँ बाप, वो अपने नजरिए से देखते हैं कि उनको कैसे मिले सुविधा, उनकी रिस्पेक्ट कैसे बनी रहे। पत्नी अपने नजरिए से देखती है कि उसको कैसे लालन पालन मिले, और समाज अपने नजरिए से देखता है कि नहीं, सामाजिक जो व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, पुरानी रीतियां, वो उसी हिसाब से चलता रहे और उसी में वो आगे बढ़े। समाज का ये ताना बाना ऐसे जो इस तरीके से पुरुषों के साथ बनाया गया है, उसमें कोई बदलाव समाज नहीं चाहता। हम कुछ दिन बात करते हैं, कुछ दिन हम हल्ला मचाते हैं, कुछ लोगों के लिए हम कैंडल मार्च तक कर देंगे, मशाले जला देंगे, हम तख्तियां लेके सड़क पे आ जाएंगे कि जस्टिस फॉर सो एंड सो, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर सुरेंद्र दास, ये सब हम कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत हम आंदोलन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही पुराने सिस्टम पे समाज आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते नहीं एक लड़के का दर्द समझना, हम उसकी मानसिकता को समझना नहीं चाहते, हम उसके
ख्यालों को शेयर नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि वो उसकी कमजोरियां हैं जो वो हमें बता रहा है, और समाज सुनना ही नहीं चाहता, कि वो मानना ही नहीं चाहता कि पुरुष अपनी कमजोरियां कहीं सामने ला के रखे। दोस्तों, अगर पुरुष अपनी कमजोरियां सामने ला के नहीं रखेगा और उसका निदान नहीं होगा तो पुरुष मजबूत कैसे बनेगा? आपने महिला को भी आज मजबूत बनाने का ठाना है, बीड़ा लिया है, कानून बनाया, किस लिए? क्योंकि उसकी कमजोरियां पहले सामने लाए, उसकी मानसिक परेशानियां सामने लाए, उसकी पीड़ाएं, उसकी व्यथाएं सामने लेकर आए, तब आपने वो कानून बनाया। आपने उनको समझा है, उनको जाना है, तब आपने वो कानून बनाए उनके लिए। लेकिन पुरुष के लिए तो आपने ऐसा नहीं सोचा। पुरुष को तो आप जो है मजबूत समझ रहे हैं। होते हैं, हर पुरुष एक सा नहीं होता, हर पुरुष मजबूत नहीं हो सकता। सोचिए, वो भी एक इंसान है, वही 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, वही 2 हाथ, 2 पैर वाला इंसान है, जीता जागता इंसान है। अगर उसका दर्द नहीं समझे, उसके सीने में दिल धड़कता है, उसके भी दिमाग है, वो भी सोचता है चीजें, वो एनालाइज करता है, वो भी गुणा भाग करता है, अपने जीवन का गुणा भाग वो भी चलाता है दिमाग में। उसको भी चाहिए हर चीज, तो उसको समझिए, उसके दर्द को समझिए, उसकी फीलिंग को समझिए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि जो ये आत्महत्याएं जो बढ़ रही, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, प्रतिशत इसका बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है, हर साल जो है उसकी दर बढ़ रही है। और उसमें बहुत बड़ा कारण जो फैमिली रीजंस और मैट्रिमोनियल रीजंस है, और सबसे बड़ी चीज मैं कहूँगा जो कानून है, और कानून में जो ये पैसों का खेल है। क्योंकि महिला जो मुकदमे लगाती है वो पैसों के लिए लगाती ज़्यादातर। आप देख लीजिए, 99% केसेस सिर्फ पैसों के लिए होते हैं, ये हमारी अदालतें कहती हैं। हम मीडिया है, समाज है, जितने भी आप पत्रकार भी देखेंगे, जब बड़ी बड़ी बहसें करते हैं बड़े बड़े चैनल में बैठ के, जब इस तरह के कोई केस होते हैं, तो उसमें वो यही कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि 99% महिलाएं तो सताई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सांसद है हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनकी जो अभी नई नवेली सांसद बनी है, वो इत्तेफाक से एक अभिनेत्री भी है। अभिनेत्री अच्छी हैं, लेकिन शायद क्या वो सांसद अच्छी हैं ये अभी स्थापित होना बाकी है। वो भी ये कह रही थी कि 99% शादियों में पुरुष की ही गलती होती है। इस केस के बाद वो भी कहती हैं 1% महिलाएं हो सकती, 99% शादियों में। जब ये मानसिकता पहले से ही बनी हुई है कि 99% पुरुष ही गलत होगा, मर्द ही गलत होगा, तो आप व्यवहार भी वैसा ही उसके साथ करेंगे, कहां सुनेंगे? तो ये फिर दर्द कहां जाएगा? जब कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई सहारा नहीं दिखेगा, तो पुरुष क्या करेगा? कुछ इतने मजबूत नहीं होते, और ये आत्महत्या दर इसीलिए बढ़ रहा है। दोस्तों, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि आप कानून ना बनाइए महिलाओं के लिए, लेकिन 50 कानून, एक ही बात के 4 अलग अलग कानून, 5 अलग अलग कानून क्यों बनाए गए? सारे कानून, जब आपको गुजारा भत्ता देना तो उसके लिए एक ही कानून क्यों नहीं? बार बार उसको दुनिया भर के कानूनों में फंसा के उस पुरुष को क्यों दौड़ाया जाए? बार बार क्यों उसको प्रताड़ित किया जाए? ये कभी सोचा है क्यों ऐसा किया जाता है? सिर्फ महिलाएं पीड़ित नहीं होती है दोस्तों, पुरुष भी पीड़ित होते हैं, और पुरुषों का दर्द समझना होगा अगर ये रोकनी है आत्महत्या दरें। वरना हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं, पुरुष के दर्द को भी समझिए, मर्द को भी दर्द होता है दर्द। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था एक पुरुष का दर्द, एक पुरुष की मानसिकता, किस तरीके से वो अपने दर्द को अपना झेलता रहता है। दोस्तों, उम्मीद है मैं जहाँ तक आपको ले जाना चाह रहा था पुरुष के दर्द तक, मैं कुछ हद तक अगर अपने इस प्रयास में सफल हुआ और आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो पूरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, विश्लेषण पसंद आया हो, तो दोस्तों इस पे अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और अपने इस पे जो आप विश्लेषण करना चाहते हैं वो राय दीजिए। कुछ अपने खुद के या व्यक्तिगत या अपने साथियों के कोई आपको अनुभव हुए हो तो वो शेयर करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पुरुषों का दर्द, मर्द का दर्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे,
ताकि लोग इस पर बातचीत करना शुरू करें और पुरुषों का भी सहारा बने कोई ना कोई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हमें लगता है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वी टुडे के लिए अभिषेक अग्रवाल आपसे अलविदा लेता है। धन्यवाद।